हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने जा रहा है। इस वीडियो में बिहार बोर्ड के 12th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट के पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में पहला चैप्टर, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, और वो भी पिक्चर के माध्यम से। यह मेरी गारंटी रहेगी कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इस चैप्टर से जितने भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, वह भले ही ऑब्जेक्टिव ही क्यों ना हो, वह आपके समरी, एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्यों ना हो, एक भी क्वेश्चन इससे छूटने वाले नहीं है। और बहुत ही यह एक बेहतर कविता है, जॉन डन के द्वारा लिखा गया कविता है। तो इस कविता में कवि क्या कहते हैं यह हम देखते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए, बिना देर किए हुए हम इस कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ने का काम शुरू करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने आज का जो चैप्टर है जिसे पढ़ना है वो हमारे सामने आ चुका है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। याद रखिएगा, यहाँ पर जो है ना, इसको आप गो ही नहीं पढ़ेंगे, यह ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाता है, इसको पढ़ना है गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके राइटर हुए हैं जॉन डन, जिसके राइटर हैं जॉन डन। ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर इंग्लिश का कोई भी चैप्टर अगर हमने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले हमारा मिलता है राइटर के बारे में। तो हमें पढ़ना होगा अबाउट, सबसे पहले पढ़ना होगा अबाउट राइटर, और उसके बाद पढ़ना होगा अबाउट चैप्टर। तो पहले हम लोग जानेंगे कि भाई जॉन डन के जीवन में कुछ खास उपलब्धि क्या रहा, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनके लाइफ में जो भी चीज़ें ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ वो सारी चीज़ में पढ़ना होगा। और ऐसा नहीं कि हमारा पढ़ना बेकार होता है मेरे भाई, इससे आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बिना देर किए हुए, बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, और ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। और हाँ, एक बात जरूरी है कि किताब लेकर बैठें और हाईलाइटर लेकर बैठिएगा। ठीक है। क्योंकि कहीं पर जो लाइन को हाईलाइट करना हो ना तो वो करना होगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। हम लोग पहले जो डाटा दिया गया ना, यह दिया गया है जॉन डन के बारे में। यह जो दिख रहे हैं ना आपके सामने, यही है जॉन डन। ठीक है। तो यह क्या बताया गया, इनके बारे में क्या खास चीजें रहा, तो देखते हैं। जॉन डन, जिनका जन्म हुआ था 1572 में, मृत्यु हुआ था 1631 में। इट मीन्स इनका जो जन्म हुआ 1572, मृत्यु हुआ 1631। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द पायोनर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लैरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या बताया, पायोनर। पायोनर का मतलब होता है मेरे भाई अग्रदूत, आगे चलने वाले, कोई काम को पहले करने वाले। यह अग्रदूत माने गए, जॉन डन साहब अग्रदूत माने गए किसके, तो अ न्यू काइंड ऑफ लैरिकल एंड सैटिरिकल। देखिए, लैरिकल का मतलब होता है गेयात्मक, ऐसा कविता जिसे गाया जा सके, जिस कविता को आप गा सकते हो लैरिकल कहलाता है। सैटिरिकल वह कविता जो व्यंग होती है। तो देखिएगा, गेयात्मक और व्यंग्यात्मक के एक नए प्रकार के अग्रदूत माने गए। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कॉल्ड मेटाफिजिकल। याद रखिए, इसको हाईलाइट करना होगा। और उनको कहा गया, क्या कहा गया, मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आत्म विषयक, खुद से जुड़ा हुआ, नेचर से जुड़ा हुआ को बोला गया मेटाफिजिकल। ये ऑब्जेक्टिव आएंगे इस लाइन में, भर भर के ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, हु रोट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आपको आंसर देना होगा जॉन डन। जॉन डन वाज बोर्न इन, आपको आंसर देना होगा 1572। जॉन डन वाज डाइड इन 1631। आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे मेरे भाई। यही नहीं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जॉन डन को क्या कहा जाता, जॉन डन वाज कॉल्ड, तो जवाब देना होगा मेटाफिजिकल। एक भी ऑब्जेक्टिव, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं है, हर एक एक वर्ड को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं और आपका प्रिपरेशन करना आप चाहते हो इस चैप्टर का ना, तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा और। was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders।
ध्यान दीजिएगा। उनका जो जन्म हुआ था लंदन में हुआ था। कहां हुआ था मेरे भाई? लंदन में हुआ था। उनका जन्म लंदन में हुआ था। इनटू अ प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। देखिए, व्यापारियों, ट्रेडर्स का मतलब क्या हुआ? व्यापारियों के एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। यानी यह धर्म से ईसाई थे। धर्म से क्या थे? ईसाई, कैथोलिक थे। और ऐसे नहीं, इनका जो जन्म हुआ था मिडिल क्लास में नहीं, एक समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था। आगे, एट अ टाइम, और उनका जन्म उस समय हुआ व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण, इनका जन्म उस समय हो गया जब इंग्लैंड वाज ऑस्टेंशली, यह जो होता है ना, इसका मतलब होता है कट्टर। उनका जो जन्म हुआ था ना, तो वह इंग्लैंड में हुआ था। और जब इंग्लैंड में कट्टरता, जो एंटी कैथोलिक, इनके जो धर्म थे ना, जो कैथोलिक धर्म के लोग थे, उसके विरोध में वह देश हो चुका था। यानी उसके कट्टर विरोधी हो गए थे। इंग्लैंड उस समय क्या था ना, एंटी कैथोलिक था। एंटी कैथोलिक मतलब इस धर्म के मानने वाले का ये लोग विरोध कर रहे थे। चलिए थोड़ा सा और आगे देखा जाए। डन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बहुत बुरा हुआ इनके साथ, बहुत बुरा हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था, फिर भी हुआ था। क्या हुआ था कि डन वॉज फोर्स्ड, डन को मजबूर किया गया टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए इनको मजबूर कर दिया गया। विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। बिना डिग्री के मजबूर कर दिया गया था इनको यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए। और कारण क्या बना, क्यों छोड़ना पड़ा? तो उनका कारण बना था धर्म। ऑफ हिज रिलीजन, किसके कारण छोड़ना पड़ा? अपने धर्म के कारण छोड़ना पड़ा। मेरे भाई, यहां से ऑब्जेक्टिव बने, क्या बने? देखो, ये सब अंडरलाइन कर लेना। क्या बने कि इनका जो जन्म हुआ था, सॉरी, यह जो स्टडी इन्होंने किया था ना, कहाँ किया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इसको ना अंडरलाइन कीजिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा। देखिए, ही स्टडीड लॉ। ध्यान दें, उस यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ा किया था। किस चीज का अध्ययन कर रहे थे? ही स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया था लॉ का। उन्होंने कानून की पढ़ाई पढ़ा। मेरे भाई, उन्होंने किसका पढ़ाई पढ़ा था? कानून का, लॉ पढ़े थे। एंड रीड थियोलॉजी, और उन्होंने धर्मशास्त्र को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? उन्होंने लॉ की पढ़ाई किया और धर्मशास्त्र को पढ़ा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यह एक मस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसको ना आप अंडरलाइन फिर से कर लीजिएगा। जो अभी रेड कर रहे हैं ना, इसको अंडरलाइन करना होगा आपको। अगला की बात किया जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़े। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इनटू 2 नॉवल एक्सपेडिशंस एंड बीकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबेल। क्या बताया गया कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने हिस्सा भी लिया इन 2 नॉवेल एक्सपेडिशन, 2 नौसेना। नॉवेल का मतलब हुआ नौसेना, एक्सपेडिशंस का मतलब हुआ अभियान। उन्होंने 2 नौसेना अभियानों में हिस्सा भी लिया। एंड, और बीकम, और बने सेक्रेटरी। क्या बन गए? जब इनके कार्यभार को देखा गया तो इनको आगे चलकर सेक्रेटरी बना दिया गया। अब यह सेक्रेटरी बने किसके थे? टू अ पावरफुल पर्सन, सॉरी, पावरफुल नोबल। एक पावरफुल व्यक्ति के, एक मजबूत व्यक्ति के, जो पावरफुल व्यक्ति हैं, उनके यह सेक्रेटरी बना दिए गए। आगे देखिएगा। अ जॉब ही लॉस्ट, और वह जॉब, वह नौकरी उन्होंने खो दिया। भाई, वो नौकरी, इतने बड़े नौकरी चली गई, बहुत मुश्किल हुआ होगा वो दौर। वह जॉब जो था ना, उन्होंने खो दिया। When he was briefly sent to prison, इतना ही नहीं, जब उन्हें कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया। अरे मेरे भाई, नौकरी भी गई, जेल भी जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? मन में सोच रहे होंगे ना, ऐसा क्यों हुआ कि इनके साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाई, गलती तो इन्होंने किया था। इन्होंने कुछ ऐसे गलती किए ना जो अच्छा में थे, और इसी वजह से बेचारे को नौकरी हाथ से गंवानी पड़ी और जेल भी जाना पड़ा। और वह क्या था? फॉर सेक्रेटली मैरिंग
चुपके से शादी करने के लिए, यह सारा जो बखेड़ा लगा ना, बस चुपके से शादी करने के लिए यह हुआ। नौकरी चली गई, जेल जाना पड़ा। हिज पैट्रन्स नाइज, और किससे शादी किए थे? तो इनका जो संरक्षक थे, इनको जो पाला पोसा था, जिसके संरक्षण में रहते थे, उसके भतीजे से इन्होंने शादी कर लिया। और इस एवज में इनकी नौकरी चली गई, कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन 1615, भाई मेरे ध्यान देना, अब 1615 की बात है। ईयर कौन सा? 1615। एट द एज ऑफ 42, अब 1615 में इनका जो उम्र था ना, वो 42 साल हो गया। कितना उम्र हो गया? 42 साल। डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन, डन ने, जॉन डन, यह जो कवि है ना हमारे, जॉन डन साहब जो दिख रहे हैं ना, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया ऑर्डिनेशन को। और यह क्या है ना, एक पद होता है ना, एक पादरी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इन्होंने पादरी के पद को स्वीकार कर लिया इन द एंगेलिकन चर्च। एक चर्च में एक प्लेस था खाली, पादरी का जगह खाली था, और उसमें इन्होंने क्या किया? उस पद को स्वीकार कर लिया। ऑफर आया कि भाई क्या पादरी बनोगे? तो बेचारे कोई काम तो कर नहीं रहे थे, नौकरी चली गई थी, जेल से भी आ चुके थे, तो बोला चलो क्यों ना पादरी का ही काम कर लिया जाए। चलिए आगे देखिए। एंड और soon became one of the greatest preachers of his time, और बहुत जल्दी, सुन मेरे भाई ध्यान देना, बहुत जल्दी became, बन गए, one of the greatest preachers of his time, अपने समय के महान उपदेशकों में से। preachers का मतलब उपदेशक, अपने समय के महान उपदेशकों में से एक बन गए। इतना इन्होंने डेवलप किया कि उस समय के, इनके समय के जितने भी उपदेशक थे, उनमें से यह एक बन गए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन लव लिरिसिज्म, ध्यान दीजिएगा, यह जो है ना, इसको ना आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिएगा। यह पूछा जाता है, पूछा जाएगा ना कि यह जो कविता है ना, यह कैसी कविता है, तो बताना होगा यह लव पोएम है। दूसरी बात कि यह क्या है, अगर लव पोएम नहीं दिया तो यह लैरिक है, गाए जाने वाली कविता है। ठीक है, तो अपने प्यार के गीत में, इन्होंने बताया अपने प्यार के गीत में, डन ब्रोक, डन ने तोड़ दिए, डन साहब जो थे ना, उन्होंने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? तो कंप्लीटली विद द पैट्रियार्कन ट्रेडिशन, उन्होंने पूरी तरह से पैट्रियार्कन परंपरा को तोड़ दिया। पैट्रियार्कन परंपरा, पैट्रियार्क जो है ना, एक कवि हैं जो सोनेट लिखा करते हैं। ये सोनेट क्या है ना, तो पोएट्री के फॉर्म्स हो जाते हैं सोनेट। ठीक है, तो उन्होंने जो पुराने कवि जो लिखा करते थे, जो पुरानी परंपरा जो चली आ रही थी लिखने के लिए, वह सारी परंपरा को इन्होंने बिल्कुल तोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोक्यूअल टोन, और इन्होंने बौद्धिक और बोलचाल की भाषा का परिचय कराया। जो सारे कवियां लिखते थे, वह सारे कवि को छोड़कर इन्होंने एक नया वे अपनाया, बोलचाल की भाषा अपनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। यह जो है ना, यही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और यह जो चर्च, इसमें दो का जिक्र किया गया ना, एक यूनिवर्सिटी का और दूसरा चर्च का। तो इस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा करते थे, और इसे जो चर्च है ना, इसी में वो पादरी का काम करते थे। चलिए मेरे भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। हिज लव पोएम्स, उनकी जो प्यार भरी कविताएं होती है, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी ऑफ हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, उनकी जो प्यार भरी कविताएं होती है, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, विज्ञान और भूगोल के नवीनतम आविष्कारों का उपयोग करती है। इनकी कविताएं विज्ञान और भूगोल के नवीनतम आविष्कारों का उपयोग करती है। हैमर, और जोड़ देती है, अ पॉइंट, एक बिंदु पर जोड़ देती है, एंड कंबाइन, मेरे भाई कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन मतलब होता है जोड़ना, और इनकी कविताएं जोड़ती है पैशन, जुनून को जोड़ती है, विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। जो वर्बल और इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, जो मौखिक और जो बौद्धिक पीड़ा होता है, मौखिक वर्बल, मौखिक और बौद्धिक पीड़ा
के साथ इनके जुनूनों को, पैशन को जोड़ती है इनकी कविताएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। डन, या बार बार उनका ना शॉर्ट नाम लिखा जा रहा है, ऐसा बार बार ऐसा लिखा जाएगा, जॉन डन ना लिखना ना डॉन, शॉर्ट नाम लिखने की परंपरा काफी आज भी है, पहले भी था। डन इज वेल नॉन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट। जो डन है ना वह जाने जाते हैं, उनको लोग जानते हैं, वह विख्यात हैं अपने सॉन्ग और सोनेट्स के लिए, सटायर्स के लिए, एंड द इलिजेस और इलिजेस के लिए, एंड सेरमन्स। देखिएगा क्या क्या, सॉन्ग और सोनेट्स के लिए, सटायर्स एंड द इलिजेस एंड सेरमन्स, इनके लिए वह जाने जाते हैं। लेखन का एक प्रारूप होता है। आगे, जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, देखिएगा वास्तविक काव्य भावना, वास्तविक जेन्युइन वास्तविक काव्य भावना, हास मीटर छंद, स्टैंड एंड whimsical इमेजेस। स्टैंड का मतलब होता है एकदम तना हुआ, एकदम तना हुआ, तनी हुई और चंचल तस्वीरें। कैरेक्टराइजेस ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, उनके जो काव्य रचना है उसकी विशेषता है। कैरेक्टराइज का मतलब होता है विशेषता। तो यह था हमारे चैप्टर के कवि के बारे में, यानी जॉन डन साहब के बारे में यह था। अब देखते हैं कि कविता में क्या होता है, यह कविता किसके लिए है। तो जनरली बात करते हैं इस कविता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पर यह जो तस्वीर दिखा रहा है ना, इस तस्वीर के माध्यम से समझाने की कोशिश यह किया गया है। पहले यह कविता किस लिए था। कवि जो है ना जॉन डन, यह अपनी पत्नी को छोड़कर एक देशाटन यानी यात्रा के लिए जा रहे हैं। इनकी पत्नी जब सुनती है, जानती है कि वह जा रहे हैं, हमको छोड़कर जा रहे हैं, तो बहुत दुख होती है, बहुत रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, उनको जाने नहीं देती है। और वह कवि जो है ना वो उसको समझाते हैं, और समझाते हुए क्या बोलते हैं कि स्वीटेस्ट लव, ध्यान रखिएगा यह जो संबोधन किया गया है ना स्वीटेस्ट लव, यह जो संबोधन है स्वीटेस्ट लव, यह उनकी पत्नी को था या उनकी वाइफ को था। किसको है? वाइफ को है, उनकी पत्नी या उनकी प्रेमिका को है। तो यह बोले हैं ना कि प्रिय आई डू नॉट गो, फिर से बता रहे हैं गो ही नहीं है मेरे भाई, गो है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रिय मैं नहीं जाऊंगा। बोले हैं कि अगर आप तुम जिद कर रही हो ना, मैं नहीं जाऊंगा। इन्होंने अपनी पत्नी को कन्विंस करने के लिए कई कई हथकंडा अपनाया है। अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं या देखिए पहला पिक्चर में दिखाने की कोशिश किया गया ना कि यह जो बंदा है ना, मान लो यह भाई जॉन डन साहब हैं, यह अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहे हैं तो ये पूरा रो रही, चिल्ला रही है, एकदम बिलख रही है, जाने नहीं दे रही है। और ये जा रहे हैं और ये क्या बोल कर जा रहे हैं, यह देखना है कि बोल क्या रहे हैं, कैसे समझा पाते हैं अपनी पत्नी को। क्या बोले हैं देखिएगा, स्वीटेस्ट लव प्रिय आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। बोले कि तुम ऐसी रो रही हो ना, लो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाता मैं। एक्चुअली जाना तो है उनको, लेकिन बोले ना बस उस समय उसको शांत करने के लिए, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, रख दिया अपना बोरिया बिस्तर, बोले नहीं जाऊंगा मैं, चलो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा और देखिए, फॉर वेरीनेस, मेरे भाई यह वेरीनेस का मतलब होता है थक कर। फॉर वेरीनेस ऑफ दी, या दी जो वर्ड आया ना, दी का मतलब यू होता है, वर्ल्ड इंग्लिश में दी होता है और यू, यहां पर ना मॉडर्न में यू होता है। फॉर वेरीनेस ऑफ दी, तुमसे थक कर मैं नहीं जाऊंगा। बात को ध्यान सुनिएगा कि तुमसे थक कर मैं नहीं जाऊंगा, प्रिय मैं नहीं जाऊंगा तुमसे थक कर। नॉर, और ना ही इन द होप, इस आशा में, होप का मतलब आशा, इन आशा में द वर्ल्ड कैन शो, कि दुनिया दिखा सकती है अ फिटर लव फॉर मी, मेरे लिए एक उपयुक्त प्यार। समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं कि प्रिय मैं नहीं जाऊंगा, तुमसे थक कर मैं नहीं जाऊंगा, और ना ही इस आशा में जाऊंगा कि दुनिया मेरे लिए एक उपयुक्त प्यार दिखा सकती है या दे सकती है। मुझे प्यार की तलाश नहीं है ना, यह दुनिया तुमसे ज्यादा प्यार करने वाले मुझे कोई और नहीं दे सकता। इसलिए वो अपनी पत्नी को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे देखा जाए।
अगला क्या था ना, देखिएगा, बट कभी ने बोला है, क्या बोला, बट, लेकिन, सिंस का मतलब मेरे भाई होगा जब, लेकिन जब, दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, क्या बोले है ना कि जब मुझे अंत में मरना ही है, डाई, यहां पर ध्यान रखिएगा ना, यह जो डाई है ना, यह डाई DIE है, ये कभी जो है ना बड़ी यूनिक चीज है। ये क्या करते थे ना, आई को, ध्यान रखिएगा, आई को वाई में लिखते हैं। जैसे यहां पर डाई है, यह डाई क्या है ना, DIE, इन्होंने क्या किया ना, आई के बदले वाई लिखा, आई के बदले वाई लिखा। तो देखिए फिर से इसको पढ़ते हैं, बट सिंस, लेकिन जब, दैट की, आई मस्ट डाई एट लास्ट, मुझे अंत में मरना ही होगा, टीच बेस्ट, मेरे भाई ये टीच बेस्ट नहीं है, यह है ना इट इज बेस्ट, तो यह सबसे अच्छा होगा, यह सबसे अच्छा होगा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, जेस्ट का मतलब होता है मजाक, बोले हैं कि यह सबसे अच्छा होगा कि मैं क्यों ना खुद से एक मजाक कर लूं, क्यों ना मैं खुद में एक मजाक कर लूं, खुद से एक मजाक कर लूं, और वह मजाक कैसा, ऐसा वैसा मजाक नहीं, मरने का मजाक कर लूं। तुम मान लो कि मैं मर गया और मेरे मरने के बाद, मतलब ये कभी कहने का क्या कोशिश करें ना कि एक ना एक दिन हम लोगों को बिछड़ना है, बिछड़ने के बाद ना हम लोग अभी से आदत डाल लेते हैं अकेले रहने का। जब अकेले रहेंगे तो हमारे दुख कौन कौन से सामना होगा, कैसे कैसे दुखों का सामना होगा, वो सब चीज़ देखना होगा। तो क्यों ना जब यह काम करना ही है तो अभी से उसका प्रैक्टिस किया जाए, ठीक है। देखिए आए क्या बोले हैं, 10 इसलिए बाई फैंड डेथ टू डाई, फैंड यह जो है ना, फींड होता है, फींड का मतलब होता है दिखावा, दिखावा करना, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसीलिए मरने का वह दिखावा करते हैं। इसको फिर से एक बार बताते हैं, देखिएगा फिर से एक बार देख लीजिए, लेकिन वट सिंस, लेकिन जब, दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, जब अंत में मुझे मरना ही होगा, तो दिस बेस्ट, यानी इट इज बेस्ट, यह सबसे अच्छा होगा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, खुद से मजाक कर लेते हैं। 10 इसलिए बाई फ्रेंड्स डेथ टू डाई, मरने का दिखावा कर लेते हैं कि भाई मैं मर गया, ठीक है। यहां पर देखो यह दिखाया गया ना एक ग्राफ के माध्यम से, भाई अंतिम समय में है बेचारे, लेकिन कभी ऐसा नहीं है बोले भाई वो जीवित हैं, बस बोले ना, मान लीजिए ना कि मैं मर गया, मैं हूं नहीं तुम्हारे साथ। अगला की बात किया जाए, देखिए सेंटेंजा 2 आ गया, देखिए 2 पिक्चर दिखाया गया, इस पिक्चर में क्या है ना, देखिएगा सेंटेंजा 2 में इन्होंने क्या किया ना, अपनी तुलना सूरज से किया, मेरा भाई ध्यान से सुनना, इन्होंने अपनी तुलना सूरज से किया, कैसे भी करके वो अपनी पत्नी को कन्विंस करना चाह रहे हैं ना कि कैसे भी करके हम उसको मना लें। और यह क्या बोला गया ना, यस्टर नाइट, कल रात को, द सन, यह सन है SUN, इसके लिए ना यह सन ओल्ड इंग्लिश में ऐसा होता है, यस्टर नाइट, कल रात, द सन वेंट हेंस, सूरज यहां से चला गया। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, शाम होता है सूरज चला जाता है, खत्म हो जाता है, सुबह होता है सूरज वापस आ जाता है। शाम के समय सूरज चला जाता है, सुबह होते ही वो वापस आ जाता है। और यहां पर वो कंपेयर किए, क्वेश्चन पूछेगा, जॉन डन ने अपनी तुलना किससे किया, जॉन डन ने अपनी तुलना किससे किया, आपको बताना होगा। जॉन डन साहब अपनी तुलना सूरज से किए थे, किससे किए थे, सूरज से किए थे। चलिए आगे, एंड और इट इज हियर टुडे, और क्या बोले, देखो आज यहां फिर से वह वापस आ गया। इस सूरज को देखो, शाम को यहां से चला गया था और सुबह फिर से वापस आ गया। और आगे, ही हैथ, यह हैथ नहीं है मेरे भाई, यह हैथ नहीं, यह हैज है। ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, उसके पास ना तो कोई इच्छा है ना कोई समझ है, नॉर और ना ही हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही कोई वह छोटा तरीका, छोटा रास्ता अपनाता है या वह आधी दूरी से वापस आता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। यह समझाने की कोशिश करें कि सूरज को देखो, ठीक है, सूरज को देखो जो शाम को जाता है सुबह वापस आ जाता है, और इस सूरज के पास ना तो इच्छा है ना ही समझ है, मन उसका नहीं करता आने का फिर भी आता है। यह समझाना इसलिए चाह रहे हैं ना
कि भाई मेरी तो इच्छा है आने का, मैं जा तो रहा हूं जरूर अभी, लेकिन बहुत जल्दी मैं वापस आऊंगा, उससे भी जल्दी वापस आऊंगा, सूरज से भी जल्दी मैं वापस आऊंगा। चलिए एक बार फिर से इसको बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं। यस्टर नाइट, कल रात, द सन, सूरज, वेंट हेंस, यहां से चला गया, यह सन है, यहां से चला गया। एंड इट इज हियर टुडे, और आज यहां वह फिर से आ गया। ही हैथ, यह हैथ नहीं हैज, ही हैज नो डिजायर, उसके पास कोई इच्छा नहीं है, नॉर सेंस, ना ही समझ है, नॉर हाफ, और ना ही वह आधी दूरी से आता है। भाई जितना दूरी जाना होता है उस दूरी से वो आता है। सो शॉर्ट अवे, और ना ही कोई वह शॉर्टकट अपनाता है। बोले भाई मेरे, हम तो शॉर्टकट भी अपनाएंगे, हो सकता है आधी दूरी से भी वापस आ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट का। देखिए, देन, तब, फियर नॉट मी, मेरे लिए चिंता मत करो, मेरे लिए मत डरो, बट, लेकिन, बिलीव, विश्वास करो, दैट कि आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी। बोले कि मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो कि मैं स्पीडर जर्नी, तेज गति से यात्रा करूंगा। ध्यान देना यार, शैल मेक, बोले मेरा विश्वास करो, मैं सूरज से भी तेज गति से यात्रा करूंगा। सिंस, जबकि, आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, जबकि मेरे पास उससे ज्यादा पंख हैं, मैं तेज गति से चल सकता हूं, उड़ सकता हूं। एंड स्पर्स देन ही, और उससे ज्यादा, या देन का मतलब से होता है, उससे ज्यादा प्रेरणा है। बोले ये रास्ते जो दिख रहे हैं ना, मैं आज तो जा रहा हूं, ये रास्ते जो दिख रहे हैं, इस रास्ते को मैं बहुत तेज गति से कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रेरणा है, मेरे पास सूरज से ज्यादा पंख है। कोई दिक्कत? हमें लगता है कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको एक बार फिर से बता दें, देन फियर नॉट मी, तब मेरे लिए चिंता मत करो, मेरे लिए मत डरो, बट बिलीव, लेकिन विश्वास करो, दैट कि आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी, मैं तेज गति से यात्रा करके आऊंगा। सिंस, जब, आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, जब मेरे पास उससे ज्यादा पंख और प्रेरणा है। चलिए नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। स्टेंजा 3 आ गया। क्या बोले हैं ना, देखो यहां पर दिखाया गया ना भाई, मनुष्य की शक्ति। अब बात करें ना मनुष्य की शक्ति के बारे में, इन्होंने क्या बोला है, मानव के बारे में इन्होंने क्या बोला है, देखिएगा। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, बोले कि अरे कितनी कमजोर है। फीबल का मतलब होता है कमजोर, फीबल मतलब होगा कमजोर। ओ हाउ फीबल, अरे कितना कमजोर है, इज मैन्स पावर, कितना कमजोर होता है मनुष्य की शक्ति। इन्होंने मनुष्य की जो अपने आप को बनते हैं ना बहुत बाहुबली, इन्होंने पूरा मनुष्य समाज को बोला कितनी कमजोर होता है मनुष्य का शक्ति। क्यों कमजोर होता है, देखिएगा। दैट कि इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब अगर अच्छे दिन खत्म होने लगते हैं, वह उनका समाप्ति होता है, गिरने लगते हैं, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो उसमें वह 1 घंटे भी, ध्यान दीजिएगा, उसमें वह 1 और घंटा नहीं जोड़ सकता। अगर बुरे दिन शुरू होने लगे तो हर किसी का इच्छा रहता है कि अच्छे दिन कभी खत्म हो ही ना, तो उस अच्छे दिन में यह 1 घंटा भी जोड़ नहीं सकता, इतने यह कमजोर होते हैं। इतना ही नहीं, कभी और क्या बोले हैं, नॉर, और ना ही, अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और वह बीते हुए जो समय है ना, बीते हुए घंटे को यह वापस ला सकते हैं। इतना कमजोर होता है मनुष्य। फिर से एक बार देख लीजिए, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, अरे कितना कमजोर होता है मनुष्य का शक्ति। दैट कि इफ गुड फॉर्चून, कि अगर अच्छे दिन, फॉल, गिरने लगे, खत्म होने लगे अच्छे दिन, कैन नॉट ऐड, वह जोड़ नहीं सकता है अनदर आवर, 1 और घंटा, उस अच्छे दिन में इसके पास हिम्मत नहीं है जोड़ने के लिए। नॉर, और ना ही, लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही वह खोए हुए घंटा को वापस ला सकता है, जो बीत गया वह वापस नहीं ला सकता। कितना कमजोर है यह मनुष्य।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और आगे क्या बोला गया है। बट क्या बोले हैं, बट लेकिन कम बैड चांस, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं, हमेशा लाइफ के ना दो किनारे होते हैं, एक अच्छा एक अच्छे दिन, एक बुरे दिन। तो बोले हैं कि जब अच्छे दिन आते हैं तो उसमें अच्छे दिन में यह 1 घंटा भी जोड़ नहीं सकता। जब बुरे दिन आते हैं एंड बैड चांस, जब बुरे दिन आते हैं एंड वी ज्वाइन, यह ज्वाइन वर्ड है, ज्वाइन, तो हम लोग जोड़ देते हैं टू ईट, इससे आवर स्ट्रेंथ, उस बुरे दिन में हम अपनी शक्तियां उसी को दे देते हैं। देखो जब बुरे दिन आए ना, दिख रहा है यहाँ पर ना, जब बुरे दिन आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी शक्तियां को उसी को दे देते हैं। भाई और ले लो और बाहुबली हो जाओ, ताकतवर हो जाए, ठीक है। और आगे देखिए, एंड और वी टीच इट, और हम लोग इसे सिखाते हैं, किसको, बैड चांस को सिखाते हैं, आर्ट कला सिखाते हैं, एंड लेंथ, और उसको लंबाई देना सिखाते हैं कि भाई आप बुरे दिन हो, आप हम पर ना बहुत दिन तक रहो, वह कला सिखाते हैं, हम पर हावी रहो, वह कला सिखाते हैं, अपनी शक्तियां देते, लो भाई तुम बलवान हो जाओ, हमसे भी बलवान हो जाओ तुम, ठीक है। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और यह खुद को हमारे ऊपर एडवांस कर लेता है, उन्नत कर लेता है, मतलब यह हम पर हावी होने लगता है बुरे दिन, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बस अब खत्म होने वाला है चीजें। स्टेंजा 4 क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पर 4 पिक्चर बताने की कोशिश किया है, दिखाया गया है, ठीक है। वेन दो, मेरे भाई यह दो का मतलब होता है यू, दो का मतलब होता है यू, वेन यू सिक्स, सिग मतलब होता है आहें भरना, सिग मतलब क्या होता है, आहें भरना, जो जो से सांस लेना, आहें भरना नहीं होता कोई, जब कोई रोने के बाद ना से सकता है, उस समय की बात किया गया है। वेन दो सिक्स नॉट वाइन, क्या बोले हैं कि जब तुम आहें भरती हो, देखो जब तुम रोती हो, यू देखो यू सिक्स नॉट वाइन, तो उसमें हवा नहीं होता, जब तुम आहें भरती हो तो आहें भरती हो तो उसमें हवा नहीं होता है, ठीक है भाई। तो क्या होता है उसमें, बट सिक्स माई सोल अवे, बल्कि उसमें मेरी आत्मा चली जाती है, जब मेरी आत्मा, देखो यहाँ पिक्चर दिखा रहा है, जब तुम आहें भरती हो तो आहें में जनरली हवा जाता है मुंह के अंदर, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, जब तुम आहें भर रही हो तो मेरी आत्मा हम मुझसे निकलकर तुम्हारे अंदर चली जा रही है, ठीक है। और आगे वेन, और जब दो वीप्स्ट, वीप का मतलब मेरे भाई रोना होता है, और जब तुम रोती हो अनकाइंडली काइंड, एकदम निर्दयी तरीके से रोती हो, एकदम चीख चीख कर जब रोती हो तुम, माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, तो मेरे जीवन का जो खून है ना वह सड़ने लगता है। देखो यह जो जब तुम रोती हो इस तरह से एकदम चीख चीख कर रोती हो, तो मेरे शरीर के अंदर जो भी खून है ना वह सड़ने लगता है। यह समझाने की कोशिश करें ना, भाई तुम रोना बंद करो, आहें भरना बंद करो, ऐसा ना हो कि हम भी बीमार पड़ जाए, हम जा ही ना पाए, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। वेन जब दो सिक्स, जब तुम आहें भरती हो, दो सिक्स नॉट वाइन, तो उसमें हवा नहीं होता, बट सिक्स माई सोल अवे, उसमें मेरी आत्मा चली जाती है। वेन दो वीप्स, जब तुम रोती हो अनकाइंडली काइंड, एकदम निर्दयी तरीके से, माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, तो मेरे जीवन का जो खून है वह सड़ने लगता है। मेरे भाई यहां तक तो हमें लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर दिक्कत हुआ होगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या बोला गया है। इट कैन नॉट बी, इन्होंने क्या बोला, इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, दैट की दो, दो का मतलब अभी बताए थे, दो मतलब यू हुआ कि तुम लव्स मी, तुम मुझसे प्यार करती हो, एज जैसा कि तुम कहती हो, दो का मतलब यू होगा। क्या बोले हैं, इट कैन नॉट बी, यह नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो, इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट। देखिए यहां पर दो का मतलब होगा यू, दाइन मतलब ही होगा यू, कि अगर तुम मेरे जीवन को बर्बाद करती हो, बोलती हो कि बोले हैं कि अरे तुम तो बोलती हो कि हम आपसे प्यार करते हैं और तुम ही हो जो मेरे जीवन को बर्बाद कर रही हो,
कैसे बर्बाद कर रही है? कवि के जीवन को उनकी पत्नी कैसे बर्बाद कर रही है? तो वह रो रो के बर्बाद कर रही है, आहें भर के बर्बाद कर रही है। और यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि तुम तो कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम ही मेरे जीवन को बर्बाद कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम प्यार करती तो मेरे जीवन को तुम बर्बाद नहीं करती। ठीक है। दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और बताया गया तुम मेरे जीवन का, मेरे शरीर का एक अहम हिस्सा हो, एक अहम टुकड़ा हो। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, इसको देखिएगा। इट कैन नॉट बी, यह नहीं हो सकता, दैट कि दो लव्स मी, तुम मुझसे प्यार करती हो, एज दो सेज, जैसा कि तुम कहती हो, इफ डाइन माई लाइफ, और तुम मेरे जीवन को बर्बाद करती हो। ठीक है, दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और तुम मेरे लिए, मेरे जीवन का सबसे बेहतर नमूना हो, सबसे बेहतर आर्ट हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बताया गया है? सटेंजा 5, यह कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। लेट नॉट दाई, दाई का मतलब योर होगा, दाई का मतलब योर। लेट नॉट दाई डाइवनिंग हार्ट, मेरे भाई डाइवनिंग का मतलब होता है भविष्य देखने वाला दिल, ऐसा दिल जो आपका फ्यूचर बताता हो, फ्यूचर के बारे में बताता हो। तो क्या बोला गया है कि तुम्हारे जो डाइवनिंग हार्ट हैं, भविष्य देखने वाले दिल हैं, फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कोई बुराई सोचने मत देना। इन्होंने बोला है कि तुम्हारा जो दिल है फ्यूचर देखने वाला, उस दिल को मेरे बारे में कोई गलत चीजें सोचने मत देना। गलत कहने का मतलब है ना, कभी कहना यह चाहते हैं तुम यह मत सोचना कि उनको कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गए। अब जैसे आज के ज़माने, जैसे मान लीजिए आज जो है ना, आज अगर हमें कोई प्रॉब्लम होता है तुरंत कॉल कर लेते हैं, लेकिन उस समय जब ये कभी जब लिखे थे इस पोएम को, ना कॉल ना मैसेज, कुछ नहीं था। अगर आप चिट्ठी भी लिखोगे ना तो पता ना पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, तब तक तो मान लें हम चले कि खटिया खड़ा हो गया। ठीक है, तो यह क्या बोल रहे हैं ना कि तुम मेरे जो तुम सोचती हो ना, तुम्हारा सोचने वाला जो दिल है, भविष्य देखने वाला दिल है, उसको मेरे बारे में कोई बुरी चीजें मत सोचने देना। अब ऐसा क्यों बोले हैं कभी, क्या राज है उनका? डेस्टिनी का मतलब होता है ना किस्मत भाग, में टेक दाई पार्ट, किस्मत भी तुम्हारा साथ दे देगा, तुम्हारे साथ देगा। एंड और में दाई, और तुम्हारा जो डर है ना, फियर्स फुलफिल, और जो तुम्हारा डर है, जो तुम्हारे दिल ने देखा है, वो सही हो जाएगा। इन्होंने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो मेरे बारे में कोई बुरी चीजें मत सोचना, बुरी चीजें मत देखना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो किस्मत भी तुम्हारा साथ दे देगा और वह बात जो है ना सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। या लास्ट होगा, देखिएगा। बट लेकिन थिंक, लेकिन सोचना, भाई बुरी बात मत सोचना, लेकिन सोचना, क्या सोचना? दैट कि वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। देखो यहां पे ये पिक्चर को देखो आप, ये पिक्चर बताया गया ना कि लेकिन सोचना, क्या सोचना? कि हम लोग एक दूसरे के बगल में सोए हैं, हम लोग बस एक दूसरे के बगल में सोए हैं। ठीक है, वे लोग हु वन अनदर कीप अलाइव, वे लोग जो एक दूसरे में जीवित रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे में जीवित रहते हैं, नेवर पार्टेड भी, वह कभी जुदा नहीं हो सकते, कभी बिछुड़ नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा लाइन इन्होंने बोला यहां पर कि जो एक दूसरे में जीवित रहते हैं तो वह कभी बिछुड़ नहीं सकते हैं, उनको मृत्यु भी मार नहीं सकती है। एक बार इस लाइन को फिर से हम रिपीट करते हैं, देखिएगा क्या बोला गया है। देखिए, बट थिंक, देखो ये सोचना, भाई सोचना, क्या सोचना? कि वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, हम लोग एक दूसरे के बगल में सोए हुए हैं। यह पिक्चर दिखा रहा है भाई, है तो नहीं, लेकिन सोचना कि भाई मैं तुम्हारे बगल में ही तो सोया हूं। वे लोग हु वन अनदर कीप अलाइव, और वे लोग जो एक दूसरे में जीवित रहते हैं, नेवर पार्टेड भी, यह वर्ड है मेरे भाई ध्यान दीजिए, नेवर पार्टेड भी, वह कभी अलग नहीं हो सकते, वह जुदा नहीं हो सकते, उनको मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। तो यह अपने जो कवि थे ना,
जॉन डन ये अपनी पत्नी को समझाने का कोशिश कर रहे हैं और ताकि वो समझ जाए और अपने वह यात्रा पर जा सकें। ठीक है, यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ और इसका जो ऑब्जेक्टिव है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं। अगर इस चैप्टर में कोई दिक्कत हुआ आप कमेंट जरूर करें और ऐसे ही करके धीरे धीरे सारे हर एक चैप्टर को मैं पढ़ा दूंगा इस चैनल पर। ठीक है, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।